क्लास 10 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ये अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग ही चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो जो भी कट आउट हो चुका है उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो मेन रिमेनिंग है वो है हमारा पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन से रिलेटेड है। इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन है उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो छोटा सा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है चैप्टर 12 भी शुरू करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, लास्ट का सिर्फ पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पॉल्यूशंस, तो इसी तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की जो प्रॉब्लम है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आती है बहुत ही ज़्यादा, वो पॉल्यूशन से है। कि जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ जो है हमें सबसे पहले डेवलपमेंट तो देती है, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है देश की। सो वन हैंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, लेकिन साथ साथ जो है ऑन द अदर हैंड इट गिव्स a huge circumstances with the destruction of human civilization। इसमें नेचर्स, तो डिस्ट्रक्शंस क्या है कि यहाँ पे क्या डिस्ट्रक्शंस क्या जरा मतलब इससे जो है क्या चीज़ें नेगेटिव में जा रही है कि हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशंस और नेचर्स जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है इससे। तो हमने जितना डेवलप किया इंडस्ट्रीज़ के हेल्प से, हमने अपने इकोनॉमिक सिस्टम्स को इम्प्रूव किया, वहीं पर ही कहीं ना कहीं हमने इसकी स्पीड से जितना ज़्यादा स्पीडली हमने डेवलप किया उतना ही ज़्यादा हमने डिस्ट्रक्शन जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन का किया और नेचर का भी किया। दोज रीजन विच एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो आज सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ देखा जाए जिस स्टेट्स के अंदर है, जो रीजन्स के अंदर है, उनमें से तो उस जगह में ये भी चीज़ें एक्सपीरियंस किया गया अर्बनाइजेशन। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हुई है वो जगह धीरे धीरे जो है वो एक शहर बन गया, अर्बनाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, अर्बनाइजेशन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल्स ले लो, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत। तो दीज आर द इंडस्ट्रियल रीजन्स, और इंडस्ट्रियल रीजन्स के कारण जो है ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक टोटली अर्बनाइजेशन, तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है। तो इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ जो है अगर किसी भी एरिया में अगर डेवलप्ड होता है, इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो वो एरिया धीरे धीरे जो है वो एरिया भी डेवलप्ड हो जाता है। लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स भी रिलेटेड इशू राइज हो जाती है। किस तरह से, जैसे लेवल ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन इन दिस सिटीज़ इज़ एक्सट्रीमली हाई। तो हमारा जो है लेवल, वाटर लेवल जो है इतना ज़्यादा पॉल्यूट हुआ है, एयर पोल्यूशन जो इतना ज़्यादा पॉल्यूट हुआ है कि सबसे ज़्यादा हाई है इस स्टेट का, जैसे स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ है। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड वाटर बोर्ड्स, तो जो हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है जो पानी पे रिसर्च उनके पर ध्यान देते हैं, तो दैट वाज लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मैनुअल, केमिकल, मेडिसिन। इनका जो वेस्ट मटेरियल्स निकलता है इंडस्ट्री से वो जाता है कहाँ पर, रिवर गंगा, या फिर उसकी रिवर गंगा साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना, जो ट्रिब्यूटरीज है वहाँ पे, और इसकी रिवर गंगा, तो वो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, एक्सेसिवली पॉल्यूट, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। एंड द सेम वे ड्यू टू पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री जो होती है उसकी वेस्ट जो निकलती है, इनकी वेस्ट जो निकलती है नियर लखनऊ, वहाँ पे रिवर गोमती है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है इसकी। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे हमने देखा कि एक शहर बन जाता है, लेकिन साथ साथ उस शहर को बहुत कुछ, इसके साथ साथ उसकी लाइफ जो है एक एक्सट्रीमली देखा जाए कि वह बहुत ज़्यादा डेंजर में हो जाती है। तो इसी तरह से जो है रिवर गोमती जो है, रिवर गोमती नियर लखनऊ हैज़ बिकम पॉल्यूटेड टू सच एन एक्सटेंट, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गए हैं कि वहाँ पर जो है आसपास, मोस्टली रिवर्स के आसपास, वी कैन सी द फिश जो है वो एवरी डे यू कैन सी द फिश हैज़ बिन डाइड, और वो जो है फ्लोर पे आके दिखती रहती है।
तो ये क्यों हो रहा है? एक्वेटिक एनिमल्स जो है ये मोस्टली, तो ये पॉल्यूशंस के कारण हो रही है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी परफॉर्म इन द कंट्रीज, पॉल्यूशंस को लेकर जो स्टडी परफॉर्म किया जाता है सेंसस उसके ऊपर, तो 30% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। तो हमारे जो पॉल्यूशंस के कारण हमारे जो पॉपुलेशंस है, जो ह्यूमन पॉपुलेशंस है, वो 30% पॉपुलेशन जो है वो सफ़र कर रहा है किससे? बहुत ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा वो टोटली डेडली है कि इंसान वो उससे बचना मुश्किल है, मर जाते हैं। तो जैसे डिजीज एसोसिएटेड विद, एक सबसे पहले ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, हार्मफुल पॉइजन गैसेस जो हम इनहेल करते हैं, जो भी फैक्ट्री से निकलती, इंडस्ट्री से निकलती है, जैसे कार्बन है, मरकरी है, सल्फर है। इसके अलग अलावा जो भी एलिमेंट्स है जो रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर, और ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ह्यूमन बॉडी फिर वो जाके मिक्स होते हैं सॉइल में, वाटर में, और ये भी एक नेगेटिव वे, एक नेगेटिव कहीं ना कहीं हमारे लिए ही डेंजरस हो जाता है। तो इससे जो डिजीज़ेज होती है सच एज कैंसर, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। और इससे जैसे कहा कि डेडली डिजीज़ है जिससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि हमने इतना डेवलप किया, साथ साथ अपने आप में हमने डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया डेवलपमेंट के साथ साथ। तो ये देख सकता है कि किस तरह से पोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रीज जो स्मोक निकालती है तो कितना ज़्यादा वो कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है। फिर कहीं एटमॉस्फेयर में जाके कहीं ना कहीं वापस, है ना, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद क्या हो जाता है? यही चीज़ देखो यहाँ पर कि इसके कारण ही जो हमारे एसिडिक जो रेन, ये किसके कारण हो रही है? ये इसी के कारण ही है। दैट वॉज अ स्मोक हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या होता है? एसिड रेन जो है उससे फॉर्म जो होती है इंडस्ट्री से निकल रही है, फिर वो ड्राई डिपोजिशन इस तरह से होती है, उसमें क्लाउड में मिक्स हो जाती है। तो ये हमारे लिए जो अच्छी बात नहीं होती है। फिर वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से हम इसको यूज़ करते, कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख लो जिस तरह से अब ये इंडस्ट्री है, साउंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट है, तो इससे हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इंसान जो है उसकी जो ईयरिंग वाले जो है हेयरिंग की ऑर्गन्स जो होती है वो कभी कभी डिफेक्ट हो जाती है, वो सुन नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा साउंड होती है उस साउंड इंडस्ट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो क्रिएट करती है साउंड। तो ये देखो किस तरह से पॉल्यूशन, किस तरह से इंडस्ट्रीज वेस्ट डायरेक्टली वाटर में रिलीज़ किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे हमें गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की इसको रोकने की, और ये अच्छी बात नहीं, कहीं ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होता ही है। द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट और इन्वायरमेंट्स, तो इंडस्ट्रीज जो वेस्ट निकले उसके जो है इससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट रीचेज द ओशनिक पार्ट ऑफ द कंट्री वाई एयर एंड वाटर एंड इन्फ्लुएंसेस द लोकल इकोलॉजिकल system due to which the food chain get adversely affected and sea animals vegetations begins to die। तो जिस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलती है, रिलीज होती है पानी में, और रिवर्स से फिर जाकर सी में मिलती है, ओशन में जाता है, ओशनिक, तो कहीं ना कहीं वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, और आसपास की जो इकोलॉजिकल सिस्टम्स है हमारा, जिससे हमारा फूड चेन जिससे बना हुआ, कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, हम अफेक्टेड होते हैं, एनिमल्स, सी एनिमल्स भी अफेक्टेड होता है, वेजिटेशन, और स्टार्टली ये धीरे धीरे वो मरना शुरू करता है क्योंकि इसमें पॉइजन्स होते हैं, तो बिगन टू डाई। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ओशनिक, फिर जो शिप, ओशनिक शिप्स होती है वो भी डिस्पोज करते हैं वेस्ट मटीरियल। एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल टैंक, बहुत जो शिप्स जाती कभी कभी सिंक हो जाती है, डूब जाती है, ऑयल कंटेनर्स होता है वो भी कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, तो कहाँ पूरे के पूरे वाटर, सी में या ओशंस में पूरा वो फैल जाती है। तो इससे क्या हो जाता है? लीकेज, जिसके कारण ऑयल जो है पूरी सी में, तो उससे रिफाइनरीज नियर द सी सोर्स भी है, ऑयल रिफाइनरीज, तो ये सब चीज़ें रिएक्ट करती है नेचर्स के साथ। जब न्यूक्लियर बम्स भी रिएक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे भी तो एक्सप्लोजन होता है, उससे भी बहुत कुछ होती है। तो दिस आर द एक्टिविटीज़ विच आर पॉल्यूटिंग वाटर और ओशनिक वाटर। तो इस तरह से इतना सब कुछ जो है क्या कर रहा है? पॉल्यूट कर रहा है हमारे ओशनिक वाटर्स को। 1 ऑफ आउट एवरी 8 बर्ड स्पीसीज जो है वो आज एक्सटिंक्ट में है। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर दैट वाज डेवलपमेंट बिहेवियर्स, कि हम डेवलप्ड कर रहे हैं लेकिन हमने टोटली भूल गए कि हमारे डेवलप्ड के साथ साथ हम
जितना डेवलप्ड करे उससे कहीं ज़्यादा हम बहुत कुछ खो भी रहे। तो इसलिए कहा जा रहा है अगर 8 आउट ऑफ देखा जाए बर्ड्स में तो मोस्टली 1 आउट ऑफ 8 एवरी बर्ड्स उसकी में वो एक स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही है, क्योंकि वो अब वापस तो नहीं आएगी एक्सटिंक्ट होने के बाद इन इंडिया, बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ नेचुरल हैबिटेशन एंड फूड्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। क्योंकि वो जहाँ रहते थे उनका जो फूड था, फूडिंग हैबिट्स चेंज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। किसके कारण? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एंड मोड्स एंड रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे उसके कारण। तो इन द सेम वे ड्यू टू एसिडिक रेन जो होती है, एसिड रेन होती है एयर पॉल्यूशन के कारण सिटीज़ में, एंड फ्लो ऑफ वाटर पोल्यूटेड जो होता है वो भी जगह इन द ग्राउंड मिलता है, फिर वो सॉइल को, जो सॉइल फर्टिलिटी है इसको ख़राब कर देता है धीरे धीरे। तो वाटर सोर्सेज जो है जो मोस्टली पेरेनियल्स हैं, जिस तरह से कभी वो रिवर सूखती नहीं, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री जो है वो कभी सूखती नहीं है क्योंकि वो पेरेनियल्स है, क्योंकि उनको जो पानी मिलती है वो ग्लेशियर से मिलती है। तो ये सारा सोर्सेज जो है टोटली ये भी धीरे धीरे क्यों ड्राई होने लगा? क्योंकि ऑफ की पॉल्यूशंस के कारण। इफ दिस ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस कंटिन्यू टू बी इन द मेकिंग, अगर इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशंस की ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, then the day is not far when mankind will be suffering from various diseases and would face calamities such as famine, drought, flood. Nothing would remain for consumption by future generations. तो ये अगर अभी भी हमने नहीं सुलझा, इनको सॉल्व नहीं किया, तो कुछ समय बाद ऐसा आ जाएगा कि ह्यूमन बींग्स के पास एक तो डिजीज़, बहुत नई नई डिजीज़ेज आएंगी, साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ जो आती है, फेमाइन, सूखा आएगा, साथ में फिर ऐसा फेमाइन ड्रॉट सूख जाएगा, फिर उनके पास फ्लड जो है कि उनके पास इतना ज़्यादा फ्लड हो जाएंगे कि पूरा हमारा जो फूड होगा, क्रॉप्स होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा जो न्यू जनरेशन आएगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए। So therefore it is mandatory for us to adopt the path of sensible and moderate utilizations in industrial development. तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट और हम सभी मिल के उसके लिए एक ऐसा रास्ता अपनाएं, मैंडेटरी करें जो हमारे लिए अडॉप्ट, जो रास्ता जो है वो सेंसिबल हो, सही हो, सभी के लिए, नेचर के लिए, हमारे लिए और डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्न यूटिलाइजेशंस करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तब जाके प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे वापस से नॉर्मल होगी, लेकिन इससे भी बहुत समय लग जाएगा नॉर्मल होने में। अब आता है नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशंस इन राजस्थान। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान, अब ये अलग सा टॉपिक है छोटा सा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान में कितने सारी इंडस्ट्रीज़ है उसके अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट, राजस्थान इज़ अ बैकवर्ड स्टेट विथ व्यू पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा जाए तो वो बहुत ही बाकी स्टेट से पीछे है। इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 6%, मेनली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इस स्टेट से मिलता है वो 6% है और 30% उसकी जीडीपी। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द स्टेट्स आर बेस्ड ऑन मिनरल एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है मेनली वो मिनरल बेस्ड है या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो ये कहाँ का है? अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बरनल, अजमेर एंड पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है सिचुएटेड है। Now Rajasthan is at the first place in the country in terms of gems, ornaments and marble industries. तो इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ है तो राजस्थान जो है कहा गया जेम्स में, ऑर्नामेंट्स के अंदर, मार्बल्स इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्रीज, लीड्स एंड जिंक, क्योंकि ये मिनरल्स जो है बहुत ज़्यादा है राजस्थान के पास। तो इसके लिए ये इस इंडस्ट्रीज़ के कारण इट इज़ इन अ फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो सॉल्ट इंडस्ट्री भी है क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट बिकॉज ऑफ इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, सॉल्ट लेक है यहाँ पर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ऑयल सीड इंडस्ट्रीज़ है। तो दिस ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज़। अब हम लोग उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि मेजर इंडस्ट्रीज़ में जिंक, लीड एंड जिंक इंडस्ट्रीज़ है। तो जिंक क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, अरावली रेंजर्स में है यहाँ पर इंडस्ट्रीज़, बिकॉज यहाँ से रॉ मटेरियल्स मिल जाता है इनको। फिर तो ये सारे अलग अलग है उसके स्टैब्लिश्ड इन जावार, देवरी, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, राजपुर, दवेरी एंड रामपुर
दावेरी। तो ये अलग अलग उसकी एरियाज है एंड रीजन्स के नाम्स हैं, ठीक है, क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल्स है ये आसपास के एरिया से अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद सिमेनी इंडस्ट्रीज़ जो है राजस्थान में इज़ एट द फर्स्ट प्लेस इस सिमेनी इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। सिमेनी इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन 1912 to 13 in Lakhori, and its centralization is in the form of a belt up to till निम्बारा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी एंड सवाई माधोपुर। तो इसी तरह से इंडस्ट्रीज जो सिमेनी इंडस्ट्रीज क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो रॉ मटेरियल्स चाहिए अपने को ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यहाँ पर राजस्थान के अंदर, इसीलिए सिमेनी इंडस्ट्रीज जो है इसको सेट किया गया है। उसके बाद आता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जेम्स है, क्राफ्ट है, ऑर्नामेंट्स है, इसमें अलग अलग डिज़ाइन के काम होते हैं। तो जयपुर, प्रतापगढ़, नथवाड़ा, स्टैचू एंड आर्टिस्टिक goods are made in जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। लेस आइटम्स, बैंगल्स, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि हैंडीक्राफ्ट मोस्टली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है। इसके बाद मार्बल इंडस्ट्रीज़ है क्योंकि हाई क्वालिटी मार्बल्स जो है सबसे ज़्यादा अवेलेबल है राजस्थान के अंदर, एंड ड्यू टू दिस मार्बल कटिंग, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग ये सब कुछ यहाँ पर है। फिर आता है सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सिंस एंशियंट टाइम्स में मेकिंग सॉल्ट जो है वेरियस रीजन सॉल्ट वाटर लेक से यहाँ पर जैसे सांबर लेक प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस सोडियम सल्फेट इंडस्ट्री प्रेजेंट इन डिडवाना, मैंगनीज सल्फेट इंडस्ट्री जो है ये पंचवाड़ा। तो इस तरह से सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है। इसके अलावा वुल इंडस्ट्रीज़ भी है। तो इन इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ शिप्स एंड वुल्स गिविंग एनिमल्स आर रेयर्ड इन राजस्थान। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वुल जो है शिप्स रेयर किया जाता है जो वुल देती है बहुत ज़्यादा। सो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स जो अवेलेबल मिलती है हमें यहाँ पर, तो वर्क ऑफ मेकिंग वुलन रैग भी बनती है, इसकी कारपेट बनती है। तो ये सारा जो है यहाँ पे बहुत होता है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर एंड पाली में। तो इसीलिए वुलन इंडस्ट्रीज़ है। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी है यहाँ पर। मिल्स जो है ये भी मोस्टली जो है भीलवाड़ा मोस्टली बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज़ है बहुत ही इनिशियल स्टेज में राजस्थान में, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, तो वो मिलती कहाँ से, फ्रॉम चंबल, बांकड़ा, नंगल प्रोजेक्ट्स के। फिर कॉटन जो है आसपास के एरिया में गंगा प्लेन्स से वहाँ से मिल जाता है उनको। और जो टेक्सटाइल मिल्स है वो भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा, बिकॉज ऑफ दैट से भीलवाड़ा जो है सेंट्रल माना जाता है। इसके अलावा 4% ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है ये इस स्टेट से किया जाता है। उसके बाद आता ऑयल शीट इंडस्ट्रीज। राजस्थान एंजॉय द फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री इन ऑयल शीट प्रोडक्शन, क्योंकि ऑयल से जो होती है प्रोड्यूस वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है, इसके कारण ये फर्स्ट प्लेस में है। तो यहाँ पे मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन्स, फ्लेक्स सीड्स, कैस्टर ऑयल, ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये कहाँ से, भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा एंड बूंदी, इस एरिया में। इसके बाद लास्ट हो गया अदर इंडस्ट्रीज़ जो है। अदर इंडस्ट्रीज़ में अगर हम जाते हैं तो अदर इंडस्ट्रीज़ में आता है शुगर इंडस्ट्री इज प्रेजेंट इन बूंदी, फिर चित्तौड़, भीलवाड़ा, ग्वार। गम इंडस्ट्री इज इन एस्टैब्लिश इन चूरू, जोधपुर एंड बाड़मेर। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज भी है, गौसुंदा एंड कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर एंड बांसवाड़ा। सो ये अदर इंडस्ट्रीज़ है। तो ये जो था टॉपिक राजस्थान का था कि राजस्थान में कितने से इंडस्ट्रीज़ है और कहाँ कहाँ है। तो ये छोटा सा टॉपिक थी, ठीक है। तो ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन रिसोर्स वो थोड़ा आज शुरू करेंगे, लेकिन इसके वीडियो के दूसरा वीडियो बनाएंगे इसके बाद, ठीक है। थैंक यू।